स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा गैलेक्सी क्लासेज में। आपके अपने यूट्यूब चैनल मेगा गैलेक्सी क्लासेज में जी दोस्तों, हम आज लेकर आए हैं क्लास 10 का हिस्ट्री पार्ट 3। दोस्तों हमने 2 पार्ट कवर कर लिया है। आशा करता हूँ उसमें आप सभी को एक एक पॉइंट समझ में आया होगा। दोस्तों इसका हम तीसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आप ऐसे हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम आप सभी के लिए रोज़ नई नई वीडियो बनाते रहें और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकें। दोस्तों तो यहाँ हमने संधि के तहत मुख्य 3 निर्णय लिया गया। जो 3 निर्णय था यहाँ तक हमने पढ़ा था और आगे हमें पढ़ना है यूरोप में क्रांतिकारियों। दोस्तों एक बार हम फिर से देख लेते हैं वो 3 बिंदु क्या थे, हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो पहला बिंदु था ये था फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करते थे। जो हमारी फ्रांस की सीमाएं थी उन पर कई राज्य जो थे कायम करते थे, ताकि उनकी सीमाओं पर कई राज्य इसलिए कायम करते थे ताकि वो अपना विस्तार ना सके। यदि हम जैसे मान लीजिए किसी के है ज़मीन पर हम कहीं घर बना लेते हैं तो वहाँ पर उतना अपना विस्तार नहीं कर सकता। उसी प्रकार जो फ्रांस की सीमा पर कई राज्य कायम कर देते थे जो भविष्य में अपना विस्तार ना कर सके। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में बहाल कर दिया गया। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो हमारे बुर्बो वंश थे यानी पूर्वजों में जैसे राजा महाराजा थे उनको सत्ता से बहाल किया गया था। और तीसरा राजतंत्र को जारी रखा। और तीसरा जो था हमारा उसे राजतंत्र को जारी रखा, मतलब राजशाही तानाशाही जारी रखा। दोस्तों यहाँ अब हम पढ़ेंगे यूरोप में क्रांतिकारियों। तो देखिए दोस्तों, यूरोप में क्रांतिकारियों, देखिए यूरोपियन सरकार के इन सारे निर्णयों के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म दिया। दोस्तों जो हम आगे तमाम प्रकार के ऐसे दो मतलब कुलीन वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग जो थे हमारे, ऐसे ऐसे क्रांतियों को जो यूरोपियन सरकार ने इन सारे निर्णयों के विरोध में क्रांतिकारी ने जन्म लिया। जो यूरोपियन सरकार ने हमारी इतने असमान रूप से संविधान के अनुसार सभी निर्णय सही से नहीं दी थी, किसी को ज़्यादा गरीब लोगों को कम, उन्हें ऐसे अधिकार दिए थे, जो इसी कारण एक क्रांति जन्म लिया। और क्रांतिकारियों ने अंदर ही अंदर कुछ खुफिया समाज का निर्माण किया। और दोस्तों क्रांतिकारी जो हमारे थे वो अंदर ही अंदर खुफिया समाज का निर्माण करते थे। तो दोस्तों खुफिया समाज का निर्माण किया जिनका मुख्य मकसद था लक्ष्य था। अब लक्ष्य क्या था कि सभी को समान तरह से मतलब उन्हीं को अधिकार दिलाया जा सके और उन्हें सही असमान रूप से जो हमारे उस लोग विभक्त थे उन्हें उनकी जो अधिकार है उन्हें मिले, यही उनका लक्ष्य था। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, उनका जो लक्ष्य था राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और वियना संधि का विरोध करना। जो हमारे वियना संधि हमने पढ़ा था कि उसके जो अध्यक्षता थे उनके चार्ल्स कुछ नाम के जो कुछ लोग थे उन्हीं के अनुसार किया गया था। दोस्तों स्वतंत्र के लिए लड़ना, और वे स्वतंत्रता चाहते थे, वे जो मतलब अपनी मनमानी से अपनी तरह जीना चाहते थे और यही करना चाहते थे, स्वतंत्रता से रहना चाहते थे। दोस्तों तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए ज्यूसेपी मेसनी एक क्रांतिकारी, जो एक क्रांतिकारी है। कौन से क्रांतिकारी? ज्यूसेपी मेसनी एक क्रांतिकारी है। दोस्तों इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया। एक महान क्रांतिकारी था इटली का जो था, उसने यंग इटली क्रांतिकारी चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिल गया। दोस्तों इटली का जो महान क्रांतिकारी था उसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया और जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। दोस्तों इटली में एकीकरण एकता का भावना का जो बल मिला वह राजतंत्र के घोर विरोधी थे। जो एकीकरण एकता बनाए रखने के लिए बल मिला और वह राजतंत्र के जैसे दोस्तों जिन्होंने एकता बनाया वो राजतंत्र के बहुत ज़्यादा घोर विरोधी थे। सभी रूढ़िवादी ज्यूसेपी मेसनी से डरते थे क्योंकि वह इटली का एकीकरण चाहते थे। और जो सभी रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादी हमने पढ़ा था, उसे एक बार फिर से मैं तो आप लोगों को बता दे रहा हूँ। दोस्तों तो जो हमने रूढ़िवादी जो पढ़ा था वो यह था कि पौराणिक मतलब जो कथाएं थे
जीओपीसीपी मशीनी से डरते थे। तो वो पुराने ज़माने की तरह मतलब एकता कायम करता था, जो क्योंकि वह इटली का एकीकरण एक तो करना चाहता था, इसलिए लोग उससे, जो उसके विरोधी थे, उससे डरते थे। किससे डरते थे? ज्यूसेपी मेसनी से डरते थे, क्योंकि वह इटली का एकीकरण, इटली में एकता लाना चाहता था। अब दोस्तों हमारा अगला बिंदु है, यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा अगला बिंदु होगा भूख कठिनाई और जन विद्रोह। दोस्तों भूख कठिनाई और जन विद्रोह, दोस्तों आप जानते हैं देश में कितनी भूख कठिनाई की पहले दिक्कत थी, अब तो नहीं है। जिसके पास थोड़ा है वो भी खा रहा है, जिसके पास नहीं है वो भी है। तो 1830 की कठिनाई का महान साल भी कहा जाता है। दोस्तों जो हमारी ये भूख कठिनाई और जन विद्रोह है, इसे 1830 को कठिनाई का महान साल भी कहा जाता है। तो 1830 को भूख कठिनाई और जन विद्रोह का महान साल कहा जाता है। आपको एक पेपर में आएगा हमारे बहुविकल्प लिपियों में, भूख कठिनाई और जन विद्रोह का साल किसे कहा जाता है, तो हमारा ऑप्शन होगा 1830 में। अब इसके कारण क्या थे ये भी देख लीजिए, क्यों जन विद्रोह हुए और भूख की कठिनाई हुई, इसे देखते हम। तो हमारे ये कारण थे, यहाँ पर देखिए, कारण ये थे कि जबरदस्त जनसंख्या वृद्धि। दोस्तों आप जानते हैं हमारा भारत जो है दूसरे नंबर पर जनसंख्या में है, और पहले और ज़्यादा था, पहले के ज़माना से तो फर्स्ट पर था। ज़बरदस्त जनसंख्या थी, मतलब जनसंख्या ज़्यादा थी। लोग गांव शहर से और रुख कर दिए, लोग गांव से शहर की ओर रुख कर दिए, और लोग गांव से शहर की ओर जाने लगे, और बेरोजगारी में वृद्धि हो गई, और किसी के पास रोजगार भी नहीं था, वो बेरोजगार थे, और गरीबी में वृद्धि, और लोग गरीब होते गए। इसी सालों के दौरान फसल बर्बाद हो गया, जिससे खाने की सामग्री की कीमत बढ़ने लगी और छोटे छोटे फैक्ट्रियाँ बंद होने लगी। दोस्तों इस साल जो 1830 का जो साल था, वो उसमें फसल जो थे वो बर्बाद हो गए, जिससे खाने की सामग्री जो थी उनकी कीमत बढ़ने लगी, और जो गरीब थे वो खरीद कर खा नहीं सकते थे, और छोटे छोटे जो फैक्ट्रियाँ थी वो बंद होने लगी। अब जहाँ हमारी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ रहेंगी वहाँ धंधा पानी नहीं चलेगा, तो बंद हो ही जाएंगी। खाने पीने की कमी और व्यापक बेरोजगारी, और दोस्तों खाने पीने की कमी हो गई, और व्यापक बेरोजगारी, और ज़्यादा मतलब लंबी ज़्यादा से ज़्यादा बेरोजगारी हो गई, रोज़ रोजगार नहीं पाते थे। हम आगे देखते हैं क्या है। इन सभी कारणों से लोगों ने सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह अवरोध लगाया, जिससे कृषक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। दोस्तों और सभी लोग जो थे उनमें एकता हो गया, तो सरकार के खिलाफ विद्रोह करने लगे और सड़क पर उतर आए, और जगह जगह मतलब अवरोध लगाया। मतलब अवरोध का मतलब यह है कि रोक लगाया, जिससे कृषक विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। जी दोस्तों कृषक विद्रोह, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए, तो हमारा क्वेश्चन एक बनता है कि कृषक विद्रोह किसे कहा गया था, तो हम यही कहेंगे कि हमारा 18 जो भूख कठिनाई और जन विद्रोह था, इसे ही कृषक का विद्रोह कहा गया, या हम यानी ये भी कह सकते हैं 1830 की जो क्रांति हुई, जिनमें भूख कठिनाई और जन विद्रोह हुए, उसी को हम क्या कह सकते हैं, कृषक विद्रोह कह सकते हैं, जिसे यूरोपियन सरकार को गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। दोस्तों जिससे जो हमारे लोग जो सड़क पर उतर आए, और जिसे कृषक विद्रोह के नाम से जाना गया, और उसके बाद क्या हुआ, यूरोपियन सरकार जो थी गणतंत्र राज्य घोषित कर दी, और गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया, और अपने राज्य को जो है गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया। अब देखिए दोस्तों आगे हमारा एक पॉइंट और है कि गणतंत्र के बाद कानून में आए बदलाव। दोस्तों जो हमारे गणतंत्र के बाद जो हमारे कानून में बदलाव आए थे, उन्हें हम देखते हैं क्या क्या बदलाव आए थे। तो यहाँ पर कुछ बिंदु दिए हैं, उन्हें हम पढ़ते हैं। 21 साल से अधिक उम्र लोगों को वोट डालने का अधिकार हो गया। दोस्तों 21 साल से जो अधिक थे उन्हीं को वोट डालने का अधिकार था। अब तो
अब और गणतंत्र हो गया हमारा राज्य। अब तो 18 साल से ऊपर जो है वो भी डाल सकता है। तो देखिए दोस्तों, नागरिक को काम करने के लिए अधिकार की गारंटी दी गई, और जो नागरिक थे उन्हें काम करने के लिए अधिकार की गारंटी दी गई। उन्हें भरोसा दिलाएगा कि आप काम करिए, हम आपको तनख्वाह देंगे। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कारखाने उपलब्ध कराए गए, और रोजगार जो लोग बेरोजगार हो गए थे उन्हें रोजगार दिलाने के लिए कारखाने भी खुलने लगे, और इन सभी से धीरे धीरे गरीब और बेरोजगारी कम होने लगी दोस्तों। और इन सभी से गरीबी और बेरोजगारी कम होने लगी दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं जर्मनी और इटली का एकीकरण। दोस्तों पहले हम जर्मनी का पढ़ेंगे, उसके बाद हम इटली का पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जर्मनी का और इटली का एकीकरण आपको समझ में से नहीं दिख रहा होगा, इसलिए फिर से देख लीजिए पॉइंट। जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो दोस्तों पहले हम जर्मनी का एकीकरण पढ़ते हैं, उसके बाद इटली का पढ़ेंगे। टाइम रहेगा तो पढ़ेंगे, यानी हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा ताकि बोरिंग ना महसूस हो आप लोगों को। तो देखिए दोस्तों, 1848 में यूरोपियन सरकार ने बहुत कोशिश किया कि वे जर्मनी का एकीकरण कर दे, परंतु ऐसा नहीं कर पाए। 1848 में हमारी जो यूरोपियन सरकार थी उसने इतना कोशिश किया कि जर्मनी को एकीकरण कर दे, जर्मनी का वह एकीकरण कर सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए दोस्तों। अब ये क्यों नहीं कर पाए, ये तो पढ़ना पड़ेगा आगे देखकर। तो पहले में ही पॉइंट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर उत्तर है क्यों नहीं कर पाए, तो क्योंकि राष्ट्र की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। क्योंकि जब ये एकीकरण करने गए जर्मनी का, तो जो हमारे राष्ट्र के निर्माण एवं उदारवादी जो थे, राजशाही जो थे, और उनकी जो फौज थी, उन्होंने बल लगा मतलब अपनी ताकत दिखाया और उन्हें दबा दिया कि जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकती हो। अब हमारा अगला पॉइंट है, उसके बाद परसा ने यह भार अपने ऊपर लेते हुए कहा कि वे जर्मनी का एकीकरण जो है करके रहेंगे। तो उसके बाद जो हमारी प्रशासन थी, प्रजा थे, उन्होंने यह भार अपने ऊपर लिया। कौन सा भार? जर्मनी का एकीकरण, और कहा कि हम जर्मनी का एकीकरण करके रहेंगे। उस समय परसा का मुख्यमंत्री ऑटोमन। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन बनता है, परसा का मुख्यमंत्री कौन था? तो आप कहेंगे ऑटोमन बिस्मार्क था। किसका जनक था? परसा का जनक था। और जर्मनी का एकीकरण किसके द्वारा होता है? तो इसी के द्वारा। परसा ने एक राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व किया, और परसा ने जो थी राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन को नेतृत्व किया दोस्तों। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में परसा की जीत हुई, और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई। और यहीं पर हमारी जो जर्मनी का एकीकरण था यहीं पूरा हो गया। तो देखिए दोस्तों आगे, जनवरी 1871 में वासराय में हुए एक समारोह में परसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया था? तो जनवरी 1871 में। कब, मतलब किस में हुआ था? तो वायसराय में हुए एक समारोह में ही हुआ था। ये हमारा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आज हम अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, और हम बाद में इटली का एकीकरण पढ़ेंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा, और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आप लोगों को ऐसे पढ़ाते रहें और आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर आएँ।